हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो रिएक्शंस होता क्या एक्चुअल में, तो जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं। वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड अदर इज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट जो होता है हमारा, ये प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं बचता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे जब हम बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने का मतलब कि अब फर्दर चेंजेस नहीं होते, तो वहां पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों बचे होते। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिएक्टेंट इज नॉट completely converted into product। तो इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता है। और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो प्रोडक्ट में क्या होता है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। अब इस चैप्टर में हम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में मेनली हम लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को स्टडी नहीं करना होता। तो मैं आपको एक दो पॉइंट बता देता हूं जो आपको काफी हेल्प करेगा कि ये पता करने में कि कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो देखो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस एक्चुअल में थोड़े कम होते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाने के लिए जैसे यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो होता है और ये प्रोडक्ट भी होता है और दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। आप इसमें हाफ एरो भी दिखा सकते हो, ये भी चलेगा। और आपको अगर ये दिखाने का मन है तो आप ये भी दिखा सकते हो। बोथ आर करेक्ट सिंबल, ये भी सही है और ये भी सही है। आपका वो पर्सनल चॉइस से आप कोई भी इसमें सिंबल यूज कर सकते हो। दोनों हम मतलब दोनों करेक्ट इसमें। अब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जैसे मैंने बोला कि रिवर्सिबल होता है, पर कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल्स भी होते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जो रिएक्शंस ऑलवेज इरिवर्सिबल होते हैं। अगर आप कभी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हो तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये बैकवर्ड नहीं आ सकता। तो ये पहला रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। एक बात को याद रखना है कि अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है या फिर गैस का फॉर्मेशन होता है तो वो एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाने के लिए। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, मींस प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है तो वैसे रिएक्शंस नॉर्मली इरिवर्सिबल होते हैं। नॉर्मली ऐसे रिएक्शंस बैकवर्ड नहीं आ पाते हैं। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जो होता है ये आपको बताता है कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, NaCl बहुत फेमस एग्जांपल है, सबको पता होगा, प्लस AgNO3, दिस गिव AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है प्लस NaNO3। देखो प्रेसिपिटेट होता है एक्चुअल में क्या है, आप जब रिएक्शंस करते हो तो जो प्रेसिपिटेट होगा वो हमारा नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्योंकि नीचे डिपॉजिट हो गया है तो ये रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो ऐसे रिएक्शंस नॉर्मली इरिवर्सिबल होते हैं। और साथ में अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज होता है और रिएक्शन अगर ओपन कंटेनर में है तो गैस तो भाई उड़ जाएगी, तो वो रिएक्शन भी क्या होता है आपका इरिवर्सिबल।
तो क्या होता है, गैस इज फॉर्म्ड एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। तो एक बात को ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड गैस फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है, और ये कई बार डिसाइड करता है रिएक्शन रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने वाले रिएक्शंस, या फिर अगर गैस फॉर्म होता है और वो ओपन कंटेनर में रिएक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शंस नॉर्मली आपके होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जैसे आप इसको हीट करो, दिस विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अब गैस तो भाई उड़ गया, तो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे जाएगा? सो ये हमारे पास होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की कुछ बातें, क्योंकि चैप्टर हमारा मेनली रिवर्सिबल रिएक्शंस के अराउंड है, तो अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन पे आते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलो एक एग्जांपल समझते हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन से बनता है आपके पास 2 अमोनिया। तो ये हमारे पास रिएक्शन से 2 अमोनिया फॉर्म होगा। सपोज करते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, जहां पे ये रिएक्शन हो रहा था। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होगा, पर टाइम के साथ क्या होगा, दोनों का, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो दोनों के मोल कम होंगे, तो टाइम के साथ दोनों के मोल कम होंगे, और अमोनिया का जो मोल होगा वो इंक्रीज करेगा, और इनके मोल क्या होगा, डिक्रीज करेंगे। अब देखो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है ये भी तो जाके वॉल से टकरा सकता है। जैसे वॉल देखो, यहाँ पे क्या सारे गैस होते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो लगातार, आपको पता ही होगा, रैंडम मूव करते रहते हैं। ये हम लोगों ने कैरेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा हुआ है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं लगातार रैंडमली मूव करते रहते हैं, और वो आपस में भी कोलाइड करते रहते हैं, और वॉल ऑफ कंटेनर से भी कोलाइड करते रहते हैं। कौन मॉलिक्यूल किससे टकराएगा, किसका किसका कोलिजन होगा, हमें कोई आइडिया नहीं। तो स्टार्टिंग में देखो क्या है, कंटेनर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इनमें कोलिजन होने की चांस बहुत हाई है। तो स्टार्टिंग में अमोनिया बनने का रेट बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मोल ज्यादा थे। धीरे धीरे क्या होंगे, दोनों का मोल कम होगा, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मोल कम होगा। तो जब मोल कम होगा तो अमोनिया का जो फॉर्मेशन का रेट होगा वो भी कम होने लगेगा, मतलब अब वो कम स्पीड से बनेगा। अब क्योंकि अमोनिया का अमाउंट लगातार बढ़ रहा है, तो अब अमोनिया भी क्या होगा, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से कोलाइड या कोलिजन कर सकता है। पर वो कोलिजन्स प्रोबेबल तो है, पर प्रोडक्टिव नहीं। हम लोग केमिस्ट्री में हमेशा बात करते हैं जो प्रोबेबल भी होगा और प्रोडक्टिव भी होगा। तो नाइट्रोजन और अमोनिया का कोलिजन प्रोबेबल तो है बट नॉट प्रोडक्टिव, तो हम लोगों को उससे कुछ ऑब्टेन नहीं होगा। पर ऐसा हो सकता है कि ये जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है ये वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा जाए। जब एक कंटेनर के वॉल से टकराएगा तो एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट सकता है। तो अमोनिया से क्या फॉर्म हो जाएगा, अगेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो स्टार्टिंग में जब अमोनिया का अमाउंट बढ़ रहा था, तो अमोनिया का वॉल से कोलिजन होने का रेट भी बढ़ेगा, और जब अमोनिया का कंटेनर के वॉल से कोलिजन होने का रेट बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेट फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का फॉर्म होने का रेट भी बढ़ेगा। तो फिर आपके पास होता क्या है, इसमें होता यह है कि धीरे धीरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनने का जो रेट होता है, मतलब इसका जो रेट होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो सिर्फ यही दोनों थे। तो क्या होगा, रेट ज्यादा होगा, पर धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट कम हो रहा है। जब अमाउंट कम है तो कोलिजन होने के चांसेस भी कम होंगे। अब क्योंकि अमोनिया का अमाउंट बढ़ रहा है, तो अमोनिया का अमाउंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रेट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो जो फॉरवर्ड का रेट होगा वो कम होगा। धीरे धीरे क्योंकि अमोनिया का अमाउंट बढ़ रहा है, तो जो रेट जो बैकवर्ड जो होगा
वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे अमोनिया बढ़ेगा वैसे वैसे बैकवर्ड का रेट आपका इंक्रीज करने लगेगा। और आफ्टर सर्टेन टाइम क्या होगा, जो फॉरवर्ड का रेट होगा और वो बैकवर्ड का रेट क्या होगा, सेम हो जाएगा। जिसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रेट सेम होते हैं तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो गया। तो होता क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो फॉरवर्ड का रेट कम हो रहा है, बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में बैकवर्ड का रेट 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट होता ही नहीं है, पर धीरे धीरे बैकवर्ड का रेट बढ़ेगा, फॉरवर्ड का रेट कम होगा, जिसमें दोनों का रेट सेम होगा तो हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to the रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा आराम से समझो, सब आपको समझ में आता रहेगा। तो दोनों का जो रेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हम लोग इस बात को अच्छे से करने के लिए एक ग्राफ समझते हैं। हम लोग वाई एक्सिस में रेट के बारे में लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और एक्स एक्सिस में टाइम, या फिर कई बार लिख सकते हो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि कैसे रिएक्शन का प्रोग्रेस हो रहा है। मतलब आपने जब स्टार्ट किया टाइम तो वहां से फिर जैसे जैसे रिएक्शन का प्रोग्रेस होगा। तो प्रोग्रेस ऑफ आर एक्शन का मतलब रिएक्शन, आर एक्शन में रिएक्शन। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड का रेट कम होता है, फॉरवर्ड का रेट क्या होगा, कम होगा। तो ये फॉरवर्ड है, सो फॉरवर्ड का रेट क्या होगा, कम होगा। बैकवर्ड का रेट, क्योंकि स्टार्टिंग में रिएक्टेंट थे ही नहीं, तो मतलब स्टार्टिंग में प्रोडक्ट थे ही नहीं, तो फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड का रेट क्या होगा, 0। सो ये बढ़ेगा और ये एक टाइम के बाद क्या होगा, दोनों का रेट क्या हो जाएगा, सेम। तो दिस इज बैकवर्ड। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, पर धीरे धीरे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, रिएक्शन बैकवर्ड भी स्टार्ट होगा। और फॉरवर्ड का रेट क्या होता है, देखो लगातार डिक्रीज कर रहा है, एंड बैकवर्ड का रेट लगातार इंक्रीज कर रहा है। और इस टाइम पे देखो यहाँ पे दोनों का रेट क्या है, सेम हो गया। मतलब जब दोनों का रेट सेम हो गया तो हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, क्या इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, नो। इक्विलिब्रियम आने पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों चलते रहते हैं। पर इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम होता है। तो आपको ऐसा अपीयर होगा कि रिएक्शन इज स्टॉप्ड। बस याद रखना है कि रिएक्शन नेवर स्टॉप, वो कभी नहीं रुकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो आपका डायनेमिक होता है नेचर में। डायनेमिक इन नेचर, देखो ये सब तो आपका थ्योरेटिकल बात है कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पे बोला दोनों का रेट सेम हो गया, पर रियल में कैसे होता है। देखो रियल में क्या होगा, आप इसको समझो। आप इस रिएक्शन को देखो अमोनिया वाले, तो देखो होता क्या है कि स्टार्टिंग में, तो आप इसको समझो, स्टार्टिंग में क्या था, आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन था और क्या था, हाइड्रोजन था। तो इसका 1 मोल कंज्यूम होगा, इसका 3 मोल कंज्यूम होंगे, तो मोल चेंज होगा, तो जो गैस का प्रेशर होगा वो चेंज होगा। तो जैसे मान लो आप जहां रिएक्शन करा रहे होगे, तो क्योंकि गैस के मोल चेंज हो रहे हैं तो गैस का जो लगातार जो भी प्रेशर है वो लगातार चेंज होता रहेगा। और अमोनिया क्योंकि बनता रहेगा तो धीरे धीरे बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा तो नाइट्रोजन और अमोनिया फॉर्म भी होंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जिस रेट से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंज्यूम होंगे उसी रेट से क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म होंगे। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद क्या होंगे, गैस के मोल चेंज होना बंद हो जाते हैं। अब जब गैस के मोल चेंज होना बंद हो जाएंगे तो जो प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो जैसे प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पे आ गया। तो ऐसे फैक्टर्स से कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, या फिर मान लेते अगर आप वॉल्यूम को देखते हो, तो अगर मान लो कि एक पिस्टन मूविंग कंटेनर है जिसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है,
तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि प्रेशर या फिर वॉल्यूम, या अगर मान लो कलर की बात कर रहे हैं तो कलर ऑफ जो सोल्यूशन होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो चेंज नहीं होता है। तो अगर कोई भी फैक्टर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ध्यान रखना है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट सेम होता है। अब नेक्स्ट ये आता है कि क्या इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम होते हैं? तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रिएक्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ज्यादा भी हो सकता है प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कम भी हो सकता है, और बाय चांस सेम भी हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आगे चल के हम लोग चैप्टर में एक टर्म पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसकी हेल्प से बता सकते हैं कौन कम होगा कौन ज्यादा। पर आपसे बोले कि इक्विलिब्रियम पे कौन ज्यादा होता है कौन कम, हमें नहीं पता। हाँ, इक्विलिब्रियम पे क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट कांस्टेंट हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के मोल क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। तो ये बात लिख लो, ये सब बातों को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम rate of forward and backward reaction becomes same. So कंसेंट्रेशन भी बोल सकते हो या मोल भी कह सकते हो, दोनों एक ही है। कंसेंट्रेशन मींस मोल बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो सबके लिए सेम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम गैस के लिए। सो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट becomes constant at equilibrium। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाते हैं कब आपके पास मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, और क्या होता है आपके पास कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ है, कम या ज्यादा किसी का भी हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा हो सकता है, दोनों सेम हो। तो इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम लोग इसमें कुछ ग्राफ को प्लॉट करते हैं। दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कर्व। तो ये रिएक्टेंट है एंड दिस इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मोल बढ़ रहा है, रिएक्टेंट का मोल कम हो रहा है, एक ही पॉइंट पे दोनों कांस्टेंट होंगे। ध्यान रखना कि कांस्टेंट एक ही पॉइंट पे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक कांस्टेंट हो जाए और एक कांस्टेंट ना हो, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है, तो दोनों एक ही टाइम पे कांस्टेंट होंगे। सो दिस पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। सेकंड, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में भी दोनों सेम हो जाए। दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, दोनों सेम भी हो सकते हैं। एंड ये जो पॉइंट होगा अगेन, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट कम हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा हो जाए।
बस इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. सो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट एंड दिस पॉइंट इंडिकेट इक्विलिब्रियम. दिस इज इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो इन बातों का ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाता है, कम ज्यादा किसी का भी हो सकता है, और रेट दोनों का सेम होता है. अब ये बात ध्यान रखना है कि दोनों का जो कर्व होगा एक ही टाइम पे कांस्टेंट होता है. तो हम लोग एक कर्व समझ लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता. तो एक कर्व मान लेते हैं आपके पास ये कुछ ऐसा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट यहीं पे कांस्टेंट हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट चलता जा रहा है चलता जा रहा है, और वो यहाँ पे कांस्टेंट हुआ. तो ऐसा कोई कर्व पॉसिबल नहीं होता, मतलब दिस इज टाइम. तो ऐसा कर्व नहीं हो सकता. रिएक्टेंट पहले कांस्टेंट हो जाए और प्रोडक्ट यहां आके कांस्टेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता. कांस्टेंट अगर होंगे तो दोनों एक ही टाइम पे होंगे, क्योंकि रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से बनता है रिएक्टेंट. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों का जो टाइम है कांस्टेंट होने का वो अलग हो जाए. ठीक है. तो इन बातों को ध्यान रखना है. तो अभी तक हमने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट सेम हो जाता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता रहता है. अब हम लोगों को क्या है करना है कि इस चैप्टर पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है जहां पे क्या आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल. तो उनको करने के लिए हम लोगों को एक टर्म डिफाइन करना पड़ेगा, वो होता है वही आपका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो हम लोग एक यहाँ पे पहले टर्म समझते हैं, एक्टिव मास. देखो एक्टिव मास का मतलब कंसंट्रेशन ही होता है. कंसंट्रेशन का मतलब है मेनली आपको समझना मोलरिटी, जिसका मतलब मोल बाय वॉल्यूम. तो देखो होता है एक्चुअल में क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. देखो स्टार्टिंग में रिएक्शन में सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट. तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है. तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट के मोल कम होंगे. तो एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट भी एट अ गिवन टाइम. जैसे मान लेते हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, अभी उसके मोल थे रिएक्टेंट के 10, 10 मिनट बाद उसके मोल बचे 8. तो देखो वॉल्यूम तक कंटेनर का मान के चलता है कि चलो कांस्टेंट है, तो मोल चेंज हो रहा है तो उसका एक्टिव मास से कंसंट्रेशन भी चेंज हो रहा है. तो अब जैसे 10 मिनट बाद उसका जो मोल बचा है 8, तो उस समय जो उसका कंसंट्रेशन होगा वो उसका होगा एक्टिव मास. एक्टिव मास का मतलब कि वो मास जो अभी एक्टिव है, जो बचा है. तो एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम. तो जो टाइम दिया रहता है उस टाइम पे क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेशन होता है वही होता है एक्टिव मास. जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उसका रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का, जैसा हमने देखा कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, तो उसका एक्टिव मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो जिस समय एक्टिव मास में कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है उस समय क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है. तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एक्टिव मास. एक्टिव मास क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ गिवन टाइम. तो गिवन टाइम पे जो होता है वो आपके पास होता है एक्टिव मास. और इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाता है. तो अब हम लोग इसी को एक्टिव मास हमको समझ में आ गया भाई, कंसंट्रेशन होता है आपका. अब इसमें करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. तो हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं ए टाइम्स ए, बी टाइम्स बी, और इससे बनेगा सी टाइम्स सी एंड डी टाइम डी. मान लेते ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया. तो ए का ए मोल कंज्यूम होगा, बी का बी मोल कंज्यूम होगा, तो सी का सी मोल बनेगा एंड डी का डी मोल बनेगा. ठीक है. तो देखो इसको लिखते कैसे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये प्रोपोर्शनल होगा
ए टू द पावर ए के, क्योंकि ए इज कोफिशिएंट, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, एंड बी टू द पावर बी के। ठीक है, कि मतलब ए कितना टाइम कंज्यूम होगा, बी कितना टाइम कंज्यूम होगा, तो वो आपको पावर में लेना पड़ेगा। तो जब आप प्रोपोर्शनल को हटाओगे सो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज फॉरवर्ड कांस्टेंट। तो दिस इज ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। केएफ क्या है? केएफ इज फॉरवर्ड कांस्टेंट। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हैं, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ बी। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर कोएफिशिएंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ये हो गया ए के लिए। ऐसे हम लोग बैकवर्ड के लिए करेंगे। तो बैकवर्ड के लिए प्रोपोर्शनल क्या होगा? सी टू दी पावर सी और डी टू दी पावर डी। तो जब रिएक्शन मान लेते हैं आपको बैकवर्ड आना है, तो जब रिएक्शन को बैकवर्ड लाना है तो देखो बैकवर्ड के टाइम पे जिन दोनों में कोलिजन होगा तभी तो बनेगा आपके पास ये। तो बैकवर्ड में ये दोनों में कोलिजन होगा, तो इनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो जो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो होगा सी टू दी पावर सी एंड डी टू दी पावर डी। इसको हटाने पे ये आएगा के बी और सी टू दी पावर सी और डी टू दी पावर डी। ये जो के बी है, के बी इज बैकवर्ड कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास बैकवर्ड कांस्टेंट होगा। अब देखो होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो इक्वल होगा किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। दोनों का रेट सेम होगा इक्विलिब्रियम पे। सो के एफ ए टू द पावर ए बी टू द पावर बी will be equal to the kb c to the power c and d to the power d। तो हम लोग इसमें लिखते हैं के एफ बाई के बी। ये हमारे पास इक्वेशन आया। अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा होता है के एफ बाई के बी, ये जो के एफ बाई के बी लिखा होता है इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंसंट्रेशन को यूज किया है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करेंगे केसी। केसी में सी मीन्स से कंसंट्रेशन और ये क्या है के एफ बाई के बी, क्योंकि हम लोगों ने कंसंट्रेशन के टर्म में लिखा है। सो केसी इज रेशियो ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट एंड बैकवर्ड कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो केसी होगा। केसी विल बी इक्वल टू द सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। ये केसी का फॉर्मूला है। केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत इजी चैप्टर है, बस यहाँ पे 2 ही 3 फॉर्मूले हैं, उसी के अराउंड पूरा चैप्टर घूमता रहता है। तो ये उनमें से पहला फॉर्मूला है। एक बात क्या देखना है कि सी एंड डी ए और बी का कंसंट्रेशन लेना है। कंसंट्रेशन का मतलब है मोल बाय वॉल्यूम आपको लेना है। के से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ए मतलब के एफ बाय के बी का रेशियो होता है। ठीक है ये। अब केसी के हम लोग इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो देखो सबसे पहले केसी का यूनिट, तो देखो सी हो या फिर डी हो, सबका यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो केसी का जो यूनिट होगा वो आपके पास होगा मोल पर लीटर की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी किसका कोफिशिएंट है? प्रोडक्ट का। ए प्लस बी किसका कोफिशिएंट है? रिएक्टेंट का। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास होगा मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन पता होगा ये क्या होता है? प्रोडक्ट का कोफिशिएंट।
प्रोडक्ट का कोफिशिएंट C प्लस डी माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट A प्लस बी। तो डेल्टा एन क्या है? दोनों के कोफिशिएंट्स का डिफरेंट। तो ये केसी का यूनिट होता है। अब देखो केसी का इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो नीचे यहाँ पे लिखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। केसी हमको ये बताने में हेल्प करता है कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा होगा एट इक्विलिब्रियम। मतलब जैसे जैसे देखो केसी का वैल्यू बढ़ेगा, देखो आप एक सिंपल एक समझो, अगर आपके पास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये सबसे सिंपल लेके करते हैं, तो इसका जो केसी जो डिफाइंड होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब लॉजिकली देखो सोचो, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस रिएक्टेंट कम होगा। अरे रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो रिएक्टेंट ऑटोमेटिक कम होगा। अच्छा प्रोडक्ट बढ़ेगा तो केसी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जैसे जैसे केसी बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ता है और रिएक्टेंट क्या होता है? कम। और जैसे जैसे केसी कम होगा तो वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होगा? बढ़ेगा। मींस केसी अगर बढ़ता है तो प्रोडक्ट बढ़ता है, प्रोडक्ट बढ़ने का मतलब कि रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट होता है। तो जैसे जैसे केसी का वैल्यू बढ़ेगा हम लोग बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मींस केसी का वैल्यू बढ़ता है तो मींस एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। जब केसी बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। केसी बढ़ेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो याद रखना है कि रिएक्टेंट कम होगा, तो जितना ज्यादा केसी उतना ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो इन सबको देखो कंक्लूड करते हैं। अगर केसी का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? देखो केसी 0 कब आ सकता है? जब प्रोडक्ट 0 हो। केसी क्या लिखवाया तभी मैंने? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी 0 होने का मतलब प्रोडक्ट 0 हो गया, प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि नो रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में केसी का वैल्यू 0 है, 0 का मतलब कि बहुत छोटा वैल्यू, नियरली 0.01 से छोटा, मतलब 10⁻⁻² से छोटा। देखो ये 0 तभी हो सकता है जब ये 0, ठीक है, और प्रोडक्ट 0 होने का मतलब नो रिएक्शन। तो अब आपको केसी से समझना है हर बात को कि केसी का वैल्यू अगर 0 होगा तो इसका मतलब होता है नो रिएक्शन, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं। अगर केसी का वैल्यू इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट कब आ सकता है? देखो केसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। केसी इनफाइनाइट कब आएगा? जब नीचे वाला 0 हो जाए। नीचे वाला 0 हो जाए, नीचे वाला 0 होने का मतलब कि रिएक्टेंट खत्म हो गया। रिएक्टेंट खत्म होने मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये आपके पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन में, कि जहां पे रिएक्शन कंप्लीट होता है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन इज कंप्लीट, जहां पे रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसका केसी होता है आपका इनफाइनाइट। अगर केसी का वैल्यू 1 से छोटा है तो इसका मतलब क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट से कम होगा। आप खुद देख लो, प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट ज्यादा होगा, तभी तो भाई केसी का वैल्यू 1 से छोटा होगा। और अगर बहुत छोटा हो गया तो 0 के आसपास पहुंच गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास होगा केसी। अगर केसी का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा। और अगर केसी का वैल्यू 1 के इक्वल है, दिस मीन्स प्रोडक्ट एंड जो रिएक्टेंट होंगे वो आपके पास सेम होंगे एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा।
ठीक है, ये केसी के बारे में हमको समझ में आ रहा है कि केसी का क्या इंपॉर्टेंस है। केसी हमको हेल्प करता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के अमाउंट के बारे में समझने में एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम लोग केसी पे कुछ न्यूमेरिकल को करते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल है वो एक ही टाइप के रहते हैं, बहुत मोनोटोनस टाइप के न्यूमेरिकल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ज्यादा इसमें फॉर्मूले भी नहीं है, बस आपको जैसे मैंने बताया कि 2-3 फॉर्मूले हैं, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है। तो इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत इजी होता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि करना कैसे, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। तो हम लोग जैसे कुछ रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं। देखो, रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होमोजीनियस होता है जहां पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सब एक ही स्टेट में होते हैं या गैस होते हैं, और एक हेट्रोजीनियस होता है। हम लोग पहले चैप्टर में सिर्फ होमोजीनियस के बारे में करेंगे और लास्ट में हेट्रोजीनियस के बारे में अलग से कर लेंगे। हेट्रोजीनियस पे नॉर्मली क्वेश्चंस कम आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं, तो हम लोग हेट्रोजीनियस को लास्ट में अलग से कर लेंगे कि हेट्रोजीनियस के केस में क्या चेंज करना होता है। पर पहले सारा फोकस हमारा होमोजीनियस पे। Reaction starts with 5 mole into and 10 mole H2. Find Kc of reaction if at equilibrium mole of ammonia is 6। ठीक है, और इसमें आगे लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम दिया रहता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो अमोनिया कितना है इक्विलिब्रियम पे 6 मोल, और नाइट्रोजन कितना स्टार्ट हो रहा है 5 मोल, और हाइड्रोजन 10 मोल। तो देखो रिएक्शन कैसे करते हैं, इसको करना कैसे है। सिंपल सा मेथड मैं आपको जो बताऊंगा उसको ध्यान से करना, आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। T इक्वल टू 0 पे इसके 5 मोल है, इसके 10 मोल है। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं T इक्विलिब्रियम, इसको 5 माइनस एक्स करते हैं, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो इसका अगर x कंज्यूम होगा तो ये 10 माइनस 3x, तो इसका 3x। ये अगर x कंज्यूम होगा सो दिस विल बी 3x कंज्यूम होगा, सो ये कितना बनेगा 2x। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे इनका वैल्यू x कंज्यूम होगा, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, तो हमको ये पता है कि अगर ये 1 कंज्यूम होगा तो 3 कंज्यूम होगा ये, और यहाँ कोफिशिएंट 2 सो ये 2x बनेगा। ठीक है, अब देखो दिया क्या है, हमको दिया है 2x का वैल्यू 6, इक्विलिब्रियम पे बोला है अमोनिया का मोल 6 है, तो मतलब x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना आपके पास आएगा 3। आप x की वैल्यू को यहां पुट करो तो ये कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू को यहां पुट करो तो ये कितना होगा 10, और ये 3 माइनस 3, तो दिस विल बी 1, और ये तो हमको पता है पहले से 6 है। ठीक है, हमको तीनों को मोल मिल गए कहां पे, एट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तीनों को मोल मिल गए। नाउ Kc विल बी अमोनिया स्क्वायर N2 की पावर 1 एंड H2 क्यूब। ठीक है, H2 का क्यूब वही पावर 6, और ये मोल है, और देखो वॉल्यूम कितना लिया था 10 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम इज 10 लीटर, सो दिस विल बी 6/10 का स्क्वायर। नाइट्रोजन कितना बच रहा है आपके पास 2, तो दिस विल बी 2/10 का पावर 1, और हाइड्रोजन कितना बच रहा है 1, हाइड्रोजन 1 बच रहा है, सो दिस विल बी 1/10 का क्यूब। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे आप कर सकते हो, तो पर फिर भी मैं कर 36, और
10 कुछ कट जाएंगे और एक लेकिन 100 ऊपर जाएगा। मतलब देखो ये स्क्वायर है और इसमें पावर 4 होगा तो स्क्वायर तब भी जाएगा, और नीचे आपके पास तब भी बचेगा, ये आएगा 2। ठीक है, ये आपके पास 2 होगा। सो दिस विल बी 1800। अगर यूनिट की बात करें, मोल पर लीटर का स्क्वायर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का क्यूब, सो यूनिट विल बी मोल पर लीटर का पावर -2, और इसको लिख सकते हैं लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल है, आप कैलकुलेशन चेक कर लो, ये हमारा आंसर आएगा। एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पे अभी और करते हैं ऐसे ही सिमिलर। Reaction starts with 10 mole SO2 and 8 mole O2। सब गैस है, ध्यान रखना, सारे के सारे गैस। At equilibrium, mole of O2 and SO3 are same। given है, find Kc of reaction। if volume of container is 2 लीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। SO2 कितना गिवन है 10 एंड O2 कितना गिवन है 8। तो बस ये जो मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आप अगर ये लिखने की हैबिट डेवलप कर लोगे तो आपको इस सेक्शन में या इस चैप्टर में कभी भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो ये आप बस लिखने की हैबिट डेवलप कर लो, कभी आपको प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता इस चैप्टर में। बहुत सिंपल चैप्टर है। देखो मतलब 0 पे 10 एंड 8, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, 10 - 2x 8 - x, this will give 2x। क्या बोल रहा है, मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड SO3 आर सेम, मींस ऑक्सीजन के जो मोल है एंड SO3 के मोल जो है वो सेम है, मोल सेम बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 - x and 2x are same, so x is 8/3। ठीक है, 8/3 आया, इसको पुट कर देंगे। सो पुट करने पे इसका जो मोल आएगा 10 और 2 टाइम 8/3, सो दिस विल बी 14/3। कैलकुलेट करेंगे 30 - 16, और इसको यहाँ पे पुट करेंगे। ये किसका मोल है, ये इसका मोल है। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। सो ऑक्सीजन के मोल कितने आएंगे, देखो ऑक्सीजन के मोल मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ। सो दिस विल बी 8 - 8/3, सो दिस विल बी 16/3। ठीक है, और इसको यहाँ पे रखेंगे। सो ये भी कितना आएगा 16/3, अरे ये भी कितना है 16/3। ठीक है, हमारे पास तीनों के मोल आ गए। अब हम लोगों को क्या निकालना है, वही Kc। तो वॉल्यूम कितना गिवन, वॉल्यूम तो देखो आपके पास 2 लीटर दे रखा है। सो Kc विल बी, SO3 का कोएफिशिएंट क्या था 2, सो स्क्वायर SO2 स्क्वायर एंड O2, 16/3 और वॉल्यूम 2 था, इसका स्क्वायर। नीचे क्या होगा, ये 14/3/2 का स्क्वायर, और ये क्या था 16/3/2 की पावर 1। देखो ये ऑक्सीजन के लिए था, तो एक तो कट जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास कट गया और एक बचेगा। तो देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एक बचा तो 16, और इसको बाई कर लेते हैं बाई 6। ठीक है, एक बचा है, एक तो मैंने काट दिया,
और इसको मैं कह लेता हूँ दिस इज 14/6 और इसका स्क्वायर, ठीक है। एक 6 भी कट कर देते हैं तो एक 6 बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। सो दिस विल बी 16 into 6, एक 6 बचेगा और नीचे क्या होगा 14 into 14, ठीक है। इसमें एक कट करेंगे, सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 7। एक और कट कर लेना, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 7। सो ऊपर क्या होगा 24, नीचे आएगा 49। यूनिट क्या होगा, एक नीचे बचा है, सो दिस विल बी मोल पर लीटर का पावर -1, ठीक है, हमारा यूनिट होगा। तो हम लोगों ने अभी तक केसी को समझ लिया, तो हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। ये हम लोगों का केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला पार्ट है, जहां पे हम लोगों ने क्या है कि कैसे करते हैं, क्या इक्विलिब्रियम होता है, कैसे बेसिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं सीखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग केपी समझेंगे, फिर केपी और केसी के रिलेशन को समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हम लोग ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे ये मेनली नीट और जे मेन लेवल का करेंगे। एडवांस के लिए हम लोग अलग से फिर बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद, आयनिक इक्विलिब्रियम होने के बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स अलग से एडवांस के लिए सॉल्व करेंगे।